हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू केपी नॉवल वर्ल्ड। सावधान, इस कहानी में वयस्क भाषा और कुछ ऐसे दृश्य हैं जो केवल 18 वर्ष से ऊपर के श्रोताओं के लिए हैं। इसमें उपयोग किए गए शब्द और स्थितियां हर किसी के लिए उचित नहीं हो सकती। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और इसे अपनी जिम्मेदारी पर सुनें। मैं अपने अंगों के शरीर से अलग होने के असहनीय दर्द से जाग उठा। तीसरे दर्जे के ज़ॉम्बी झुंड की कराहें और कभी कभी खुशी की चीखें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। मुझे याद आया कि मैंने परिसर में स्थित अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला और बाहर अपने सबसे अच्छे दोस्त कॉलिन को देखा। मैंने उसे अंदर आने देने के लिए मुड़ा और अचानक एक चटकने की आवाज़ आए और मैं बेहोश हो गया। वहां लेटे लेटे मैंने अपना सिर घुमाया और देखा कि 5 फीट से भी कम दूरी पर फीनिक्स कंपाउंड के लगभग 200 लोग तार की बाड़ के दूसरी तरफ खड़े थे और मुझे घूर रहे थे जैसे मुझे जिंदा खाया जा रहा हो। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें एहसास नहीं था कि मैंने ही उन्हें बचाया था? मैंने ही उस कंपाउंड को बनाया था। मैंने ही उन खेतों में खेती की थी जिनसे उन्हें भोजन मिलता था, और मैंने ही वह कुआं खोदा था जिससे उन्हें पानी मिलता था। ये सब मैंने ही किया था, तो उन्होंने मुझे तीसरे दर्जे के जानवरों के झुंड में क्यों धकेल दिया? खैर, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। मुझे इस नई दुनिया में ढलने में 10 साल लग गए, और मैं कामना करता हूँ कि वे पृथ्वी से मिले मेरे ज्ञान के बिना भी अपना जीवन अच्छे से जी सकें। कौन जानता था, शायद अब मैं कनाडा में अपने घर वापस आ जाऊं, अपने पसंदीदा व्यंजन खाऊं और सोचूं कि ये दूसरा जीवन बस एक सपना था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उन हल्के बैंगनी रंग के ज़ॉम्बीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था जो मेरे हाथों और पैरों को नोच रहे थे। मैं जानता था कि वे अपने शिकार को जितना हो सके जिंदा रखना पसंद करते हैं। लगता है डर इंसान के स्वाद को बदल देता है, और तीसरे दर्जे के ज़ॉम्बीज़ इतने बुद्धिमान थे कि मारने से पहले मांस में जितना हो सके उतना डर भर देते थे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता था जो मरने से पहले 1 हफ्ते तक जिंदा रहे। इस नई दुनिया में भी इंसानी सूअरों की परंपरा जारी रही, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ अपने खाने के साथ प्रयोग कर रहे थे कि उन्हें सबसे अच्छा स्वाद किससे मिलेगा। किसने सोचा था कि ज़ॉम्बीज़ भी खाने के शौकीन हो सकते हैं? मेरी पिछली 2 जिंदगियां आंखों के सामने कौंध गई और मैंने आह भरी। क्या इस बार मुझे चैन की नींद मिलेगी, या फिर मेरी किस्मत में हर पल एक नई जगह और एक नए शरीर में जागना लिखा था? मैं बस यही उम्मीद और प्रार्थना कर सकती थी कि परलोक में कोई ज़ॉम्बी न हो। मैं थक चुकी थी। अपनी अंतिम चुनौती के रूप में मैंने अपने शरीर के भीतर उस गुलाबी सुनहरे रंग की लौ को खोजा जो मेरे अंदर धधक रही थी। पिछली बार जब मेरी मृत्यु हुई थी तब भी मैं इसी लौ के साथ जागा था, लेकिन मैंने इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से छिपा लिया था। आखिर मैं बाकियों से अलग नहीं दिखना चाहता था, लेकिन अब मुझे उस लौ के सहारे की जरूरत थी। यह मेरे शरीर से उठकर मेरी छाती पर आकर ठहर गई, ठीक उसी जगह जहां मेरा दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। मैंने अपने उन दोस्तों को आखिरी बार देखा जिन्हें मैं अपना दोस्त समझती थी, और मुस्कुराई, क्योंकि लौ धीरे धीरे बढ़ती गई और अंत में मेरे शरीर के बचे हुए हिस्से को गले लगा लिया। लौ ने मुझे अपनी गर्माहट की सुरक्षा में समेट लिया। धन्यवाद मेरे मित्र, मैंने अपनी अंतिम सांस लेते हुए फुसफुसाकर कहा और आग की लपटों को मुझे भस्म करने दिया। मेरा नाम ली दाई लू था और मेरा जन्म और पालन पोषण कनाडा देश में हुआ, जो पृथ्वी नामक ग्रह पर स्थित है। मैं लगभग 30 वर्षों तक पृथ्वी पर रही, जब तक कि मैं एक ऐसे वायरस से बीमार नहीं पड़ गई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और मेरी मृत्यु हो गई। पृथ्वी पर मैं कोई खास नहीं थी। मेरी लंबाई 5 फुट 2 इंच से थोड़ी कम थी, मेरे बाल लंबे और काले थे और मेरी आंखें नीली थीं। मुझे एशियाई संस्कृति से बेहद लगाव था और ज्ञान की प्यास थी। मेरा कोई परिवार नहीं था और मैंने 18 वर्ष की आयु तक सामाजिक सेवा में काम किया ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। जीवन कठिन था, लेकिन यह मेरा अपना जीवन था। मुझे लगता है कि पुनर्जन्म और आत्मा के पुनर्जन्म पर आधारित वेब उपन्यासों को पढ़कर मुझे जीवन का सही रास्ता मिल गया। उस कल्पना ने मुझे वास्तविकता से दूर कर दिया और मैं दिन भर प्राचीन चीन या प्राचीन यूरोप में वापस जाने का सपना देखता रहा, और अपने खाली समय में मैंने अंधकार युग में जीवित रहने की सभी पुरानी कलाओं का अध्ययन किया। किसने सोचा था कि अतीत के प्रति मेरा जुनून मरने के बाद पूरी तरह बेकार हो जाएगा, जब मुझे एक ऐसी दुनिया में भेज दिया जाएगा जो ज़ॉम्बी के प्रकोप से जूझ रही होगी। खमीर वाली रोटी बनाना सीखना उतना फायदेमंद साबित नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था जब मैं मरे हुओं से भाग रहा था, लेकिन कम से कम पुनर्जन्म तो सच था, है ना? पानी ढूंढना, भोजन उगाना और जो कुछ भी उपलब्ध हो उसका उपयोग करके घर बनाना जानना मेरे लिए उपयोगी साबित हुआ।
मैंने जरूरतमंदों की मदद की और धीरे धीरे मेरा घर, जहां मैं अकेला रहता था, बढ़ता गया क्योंकि अधिक से अधिक लोग मदद के लिए मेरे पास आने लगे। और एक अच्छे कनाडाई नागरिक होने के नाते मैंने उन सभी की मदद की जिनकी मैं मदद कर सकता था, जब तक कि उन्होंने मुझे ज़ॉम्बीज़ के हवाले नहीं कर दिया। लेकिन अब जब मैं मर चुका था, तो मैं अंततः परलोक की शांति और सुकून का आनंद ले सकता था। मैं तेज सिरदर्द के साथ जागा। धत्तेरे की, मैंने अपने माथे को सहलाते हुए खुद से कहा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। धत्तेरे की, मैंने अपने हाथ को देखते हुए फिर से बुदबुदाया, जो साफ तौर पर मेरे शरीर से जुड़ा हुआ था। लगता है किस्मत मुझसे सच में नफरत करती है। तभी तो मैं तीसरी बार भी जन्म लेने में कामयाब हो गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमरे में चारों ओर देखा। मैंने प्रार्थना की कि यह पृथ्वी पर मेरा घर हो, लेकिन मुझे पता था कि मेरी निराशा निश्चित थी। 2020 ईस्वी मेरे जीवन के सामने कुछ भी नहीं था। मैंने अपने बिस्तर पर बिछी काली चादरों को देखा और जान गया कि मैं दूसरी दुनिया में वापस आ गया हूँ, शायद प्रलय से पहले की दुनिया में, और जिस नर्म, आरामदायक बिस्तर पर मैं लेटा था, वह मुझे पुकार रहा था। दुनिया का पतन अभी रुक सकता है। मुझे और सोना था। मैंने अपने सिर तक चादर ओढ़ ली और बिस्तर की गर्माहट और आराम में गहराई से लेट गई। रुको, गर्माहट। मैं छत से उठ बैठी और अपने भीतर गहराई से देखने लगी, उस गुलाबी सुनहरे रंग की लौ को खोजने की कोशिश कर रही थी जो मेरे पिछले जीवन में मेरे साथ थी। और वह वही थी, मेरे भीतर गहराई में बसी हुई, उसकी रोशनी अंधेरे में टिमटिमा रही थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। गुलाबी लौ के बगल में एक बर्फीली नीली लौ भी खड़ी थी। मैंने उसे टिमटिमाते हुए देखा, मानो वह गुलाबी लौ की रक्षा करने के लिए वापस जाने से पहले मुझे हाय कह रही हो। मैं मुस्कुराया, संतुष्ट महसूस कर रहा था। कम से कम मेरी शक्ति तो वापस आ गई थी, और साथ में एक नई शक्ति भी। अब मैं निष्क्रिय होकर, अपनी असलियत छुपाकर मेरे पास आने वाले सभी लोगों की रक्षा नहीं करूंगा। अब से मैं अपनी और अपने परिवार की रक्षा करूंगा, और जो भी मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, उसे मैं जलाकर राख कर दूंगा। मैंने सोचा कि नींद बाद में भी आ सकती है, इसलिए मैं पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गया और ये देखने की कोशिश करने लगा कि क्या इस जीवन में मुझे बर्फ की ज्वाला के अलावा कोई और नया आश्चर्य मिलेगा। मैं किसी तरह की अंतरिक्ष शक्ति या पृथ्वी से जुड़ाव की उम्मीद कर रहा था। मेरे पिछले जीवन में कुछ लोगों को ये दो विकृत शक्तियां मिली थीं और उन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया था। कॉलिन उनमें से एक था। एक गहरी, स्थिर सांस लेते हुए मैंने अपने शरीर के भीतर अपने मन का विस्तार किया। और सच में, वह वही था। वह ताले में चाबी लगी एक छोटी सी लकड़ी के दरवाजे जैसा दिख रहा था, बिल्कुल एलिस इन वंडरलैंड के गुप्त रास्ते की तरह। चलिए देखते हैं कि यह खरगोश का बिल कहाँ ले जाता है। मैंने दरवाजा खोला और मुझे वही मिला जिसकी मुझे बहुत उम्मीद थी, मेरी अपनी एक जगह। एक विशाल मैदान के बीचों बीच लाल ईंटों से बना 3 मंजिला मकान खड़ा था, जिसके चारों ओर बरामदा और सफेद बाड़ थी। मकान के चारों ओर फूलों की क्यारियों में गुलाब खिले थे और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई खिड़कियों को घेरे हुए थी। धरती पर यही मेरा सपनों का घर था, और अब यह मेरे सामने था। मैं बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर दरवाजा खोला। पूरा मकान खाली था, बस मेरे आने और घर बनने का इंतजार कर रहा था। मैंने दरवाजा फिर से बंद किया और चारों ओर घूमने लगा। मुझे खेत दिखाई दिए जहां मैं अपनी फसल उगा सकता था, एक छोटी नदी और एक तालाब जहां मैं तैर सकता था या मछलियां पाल सकता था। ये जगह मेरे लिए वह सब कुछ थी जिसकी मुझे आने वाले ज़ॉम्बी सर्वनाश से खुशी खुशी निपटने के लिए जरूरत थी। मैं संतुष्टि से मुस्कुराया, शायद ये जीवन उतना बुरा भी नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और जिस अपार्टमेंट में जागा था, उसके चारों ओर नजर डाली। पहली बार जब मेरा इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ, तो मुझे सीधे प्रलय के बीचों बीच फेंक दिया गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि इस बार भाग्य मेरे साथ था और दुनिया के विनाश से पहले मुझे तैयारी करने के लिए थोड़ा समय मिल गया था। मैंने अपना हाथ घुमाया और अपार्टमेंट में जो कुछ भी था, सब कुछ मेरे कमरे में आ गया, जिसमें बिस्तर और तकिए भी शामिल थे। मैं बाद में उस पर सोने के लिए उत्सुक था। मैंने तारीख देखी, 1 नवंबर 2119। मेरे पास अपने शेष जीवन की तैयारी के लिए ठीक 1 साल का समय था। मुझे अब काम शुरू कर देना चाहिए। मैंने अपने खाली अपार्टमेंट में चारों ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान लिए दरवाजे से बाहर निकल गई। इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार मैं तैयार रहूंगी। इस बार मैं वो जीवन जीऊंगी जो मुझे जीना चाहिए था, एक सर्वनाश रानी का जीवन। अध्याय 2। मुझे लगता है कि मुझे ये स्पष्ट करना चाहिए कि मैं जानती हूँ कि मैं कौन थी। मैं जानती हूँ कि मैं कहाँ से आई थी और कहाँ जाना चाहती थी।
मैं ली दायलू को जानती हूँ। दुर्भाग्य से मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं इस समय जिस शरीर में रह रही हूँ वह कौन है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। यह कोई उपन्यास नहीं है जहाँ उस व्यक्ति की यादें मेरे दिमाग में उमड़ आती हैं और मैं आसानी से उसकी जगह ले लेती हूँ। हम पहले ही यह जान चुके हैं कि भाग्य मुझसे नफरत करता था, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अब कौन हूँ। लेकिन जानते हैं क्या, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ, चाहे मैं आईने में अपना चेहरा पहचान पाऊँ या नहीं, मैं हूँ। मैं अब 2 जन्मों से इस शरीर में जी रही हूँ, यह मेरा है। मैंने इसे चाटा है, यह मेरा है। और मैं इससे पहले किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जो इस शरीर को जानता हो। तो बस, मैंने अपना हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला, जहां मैंने अपना डेबिट कार्ड रखा था, उनका डेबिट कार्ड, जिसका भी डेबिट कार्ड था, और उसे बाहर निकाला। असली मालिक का नाम और बैंक का नाम पढ़कर मैंने पता देखा। अब देखना है कि मैं कंगाल हो गया हूं या अपनी मनचाही सारी चीजें खरीद सकता हूं। पता चला कि इस शव में बहुत सारा माल भरा हुआ था। बैंक से कुछ मिलियन डॉलर निकालने के बाद मैं खाली अपार्टमेंट में लौट आया। वे लोग प्रभावित नहीं हुए, लेकिन मैं जरूर हुआ था। अभी पैसा होना अच्छा था, लेकिन लगभग 1 साल में ये पूरी तरह बेकार हो जाएगा। इसलिए जब तक खर्च कर सकता हूँ, खर्च कर देना ही बेहतर है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात थी। पैसा शायद खुशी न खरीद सके, लेकिन उससे खाना तो खरीदा जा सकता है। और खाने से ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज से नहीं मिलती थी। मैंने अपने कमरे से रंगीन कलम और कागज निकाले और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अपने खाली अपार्टमेंट के फर्श पर बैठ गई। खैर, बात सीधी सादी थी। जब चुनाव करना मुश्किल हो, तो सब खरीद लो। क्या मुझे सारा सामान खरीदने पर बुरा लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं थी जो मेरे बाद आएंगे, जिन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उस मीठे एहसास की जरूरत होगी। सब कुछ मेरा था, और मैं किसी के साथ बांटने वाली नहीं थी। माफ कीजिए दोस्तों, मुझे अब किसी बात की परवाह नहीं है। मेरे आगे खड़े भाग्यशाली व्यक्ति ने अपना ऑर्डर दिया और एक तरफ हटकर अपनी मनपसंद चीज का इंतजार करने लगा। तभी मैंने कैशियर को देखकर मुस्कुरा दिया। मैं कैश काउंटर के सामने खड़ी होकर कैशियर के मुझे देखकर अपना ऑर्डर मांगने का इंतजार करने लगी। मैं खुशी से झूम उठी। नमस्कार, लेपेटिट मोड में आपका स्वागत है। मैं आज आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अत्यधिक काम और कम वेतन वाली कैशियर ने पूछा, मानो उसने आज ये सवाल 100 बार न पूछा हो। मुझे उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी, उसकी ग्राहक सेवा वाकई लाजवाब थी। हाय, मैंने खुशी से जवाब दिया। स्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचकर मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे सब कुछ चाहिए। वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। माफ कीजिए, मुझे लगता है मैंने गलत सुना। उसने ये सोचने की कोशिश करते हुए कहा कि उसने कहाँ गलत सुना और मेरा असल में क्या मतलब था। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरे चेहरे से मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं हटी। शायद मैं खलनायक बन रही थी, क्योंकि यह सोचकर कि मेरे पीछे खड़े सभी लोगों को उनकी मनचाही चीज नहीं मिलेगी, मुझे और भी खुशी हो रही थी। नहीं, आपने सही सुना। मुझे सब कुछ चाहिए। हर केक, कुकी, स्क्वायर पाई, टार्ट, नेपोलियन, सब कुछ। मेरा मतलब है, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, आपका मतलब है कि आपको हर एक चीज चाहिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपके लिए ले आता हूँ। उसकी तरफ देखते ही मेरी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मैं थोड़ा सीधा खड़ा हुआ और फिर झुक गया। मैंने अपना सिर एक तरफ झुकाया और तेजी से पलकें झपकाईं। नहीं, मेरा मतलब है, मुझे उन डिस्प्ले केस में और किचन में रखी हर एक चीज चाहिए। हर एक चीज मतलब कुछ भी बचा हुआ नहीं। आप दुकान बंद कर सकती हैं क्योंकि आपने सब कुछ बेच दिया है, सब कुछ। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए, लेकिन इसमें सैकड़ों डॉलर, शायद हजारों डॉलर भी लग सकते हैं। और बाकी लोगों का क्या होगा? अगर आप सब कुछ ले लेंगे तो उनके पास क्या बचेगा? मैंने कंधे उचकाए और पहला कदम याद किया। सभी मनुष्यों को मर जाना चाहिए। मुझे दूसरों की इच्छाओं की परवाह क्यों करनी चाहिए, जब किसी ने कभी मेरी इच्छाओं की परवाह नहीं की? लोग हमेशा नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं, जब तक कि मामला खुद उनसे जुड़ा न हो। फिर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और सब कुछ उनकी इच्छाओं के बारे में हो जाता है। मनुष्य स्वभाव से ही क्रूर, स्वार्थी और आत्ममुग्ध होते हैं। प्रलय ने मुझे ये बात सबसे कठोर तरीके से सिखाई। मुझे उस हालत में वो सारी मिठाइयाँ चाहिए थीं, और मैं उन्हें हर हाल में पाकर रहूंगा। मैंने भी ग्राहकों की सेवा करने वाली मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कैशियर की तरफ देखा। मुझे किसी और की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पीछे लाइन में खड़े लोगों की भी नहीं। आपने मेरा ऑर्डर मांगा था, बस यही है।
क्या आप इसे पूरा करेंगे या नहीं? मेरे जवाब पर वह सचमुच हैरान लग रही थी और पीछे खड़े सभी लोगों के चेहरे देखने के लिए एक तरफ झुक भी गई। मैं अंदाजा लगा सकता था कि उनके चेहरे कैसे दिख रहे होंगे। आखिर मैंने पहली बार ऑर्डर देने के बाद उनकी बड़बड़ाहट तो सुनी ही थी। एक बार फिर, अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। मैं अपने मैनेजर से पूछ लेती हूँ, उस अड़ियल कैशियर ने कहा। अपने पिछले 2 जन्मों में मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कभी किसी बात पर नाराज नहीं हुई। मुझे गलत मत समझिए, मुझे गुस्सा तो आता था, लेकिन मैं हमेशा अपनी जबान पर काबू रखती थी और अंत में हार मान लेती थी। ये जीवन मेरे अपने तरीके से जीना था, न अपनी जबान पर काबू रखना, न दूसरों को खुश करने के लिए अपने गुस्से या विचारों को दबाना। सिर्फ मेरे तरीके से। तुम ऐसा करो, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। मेरे पीछे लोग चिढ़ते हुए लग रहे हैं। मैंने हाथ हिलाते हुए उन दूसरों की ओर इशारा किया जिन्हें वह मुझे परेशान करके खुश करने पर तुली हुई थी। सच में, ये दुनिया का सबसे आसान ऑर्डर था। सब कुछ। इसमें मुश्किल क्या था? ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे ब्लूबेरी टार्ट की जगह रास्पबेरी टार्ट देकर गलती कर सकती है। कुछ ही सेकंड में मैनेजर के वेश में एक युवक बाहर आया। उसने एक बार फिर मेरी ओर मुस्कुराते हुए पूछा कि मुझे क्या चाहिए। आह भरते हुए मैंने उसकी आंखों में देखा और जितना हो सके धीरे से कहा, मुझे सब चाहिए। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मैं तुरंत समझ गई कि वे मैनेजर क्यों थे। जी हाँ मैडम, क्या आप नकद भुगतान करेगी या क्रेडिट कार्ड से? हाँ, मुझे पता था कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैंने शांत भाव से जवाब दिया, नकद, और उसे नोटों का एक गट्ठा थमा दिया जिसमें सभी चीजों की कुल कीमत से ज्यादा रकम थी। मुझे लगा कि उसकी समझदारी को देखते हुए उसे टिप देना बनता है। निश्चित रूप से। अध्याय 4। उस दुकान से निकलते ही मेरे अंदर का संस्कारी इंसान सिकुड़ गया, क्योंकि मेरे पीछे कर्मचारियों की एक लंबी कतार लगी हुई थी, क्योंकि मेरे लिए अकेले इतना सारा सामान उठाना मुश्किल था। लेकिन अब मैं, जो पहले से कहीं ज्यादा समझदार हूँ, उस शक्ति के एहसास में डूबी हुई थी, उस आज़ादी में कि मैं लोगों की परवाह किए बिना अपने लिए कुछ कर रही हूँ। मैंने खाली अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और लोगों को रसोई तक ले गया। उन्होंने जल्दी से मिठाई वहीं रख दी और जितनी तेजी से उनके छोटे छोटे पैर उन्हें ले जा सकते थे, उतनी तेजी से बाहर निकल गए। सच में, जाते समय उन्होंने दरवाजा बंद करने की जहमत तक नहीं उठाई। मुझे लगता है कि ग्राहक सेवा से आपको बस इतनी ही मदद मिली। आप सोच रहे होंगे कि मैं उस दुकान से हर एक पेस्ट्री और मिठाई खरीदने पर इतना अड़ा क्यों था, और इसका जवाब सीधा साधा था। मुझे खुद को ये साबित करना था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये पैसों का मामला नहीं था। मेरे शरीर में इतना पैसा था कि मैं पूरी जिंदगी में भी खर्च नहीं कर सकता था, 1 साल की तो बात ही छोड़िए। यह उन बेड़ियों को तोड़ने का मामला था जिनमें मैंने खुद को जकड़ रखा था। उस मानसिकता को तोड़ने का मामला था कि मैं अपने बगल वाले व्यक्ति जितना महत्वपूर्ण नहीं हूँ, कि मुझे अपने दम पर कुछ भी करने से पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। मैंने 40 से अधिक वर्ष, 2 जन्म, ये सोचते हुए बिताए कि दूसरों की राय मायने रखती है और उनके विचार, मान्यताएं और कार्य मेरे विचारों, मान्यताओं और कार्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन वर्षों में मैंने, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए, मेरे बेटे को खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता, और तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल विपरीत सोचती हूँ, और मेरी राय ही मायने रखती है, जैसी घृणास्पद टिप्पणियों का सामना किया। कुछ समय बाद, दूसरों को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खोने लगते हैं। लेकिन इस जीवन में, मैं खुद को खुश करने की खोज में लगा हुआ था। मैं हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देता था, इस हद तक कि यह मेरे लिए जानलेवा साबित हुआ। अगर मैं सचमुच नए सिरे से शुरुआत करना चाहता था, इस बार बेहतर जीवन की राह पर चलना चाहता था, तो सबसे पहले मुझे अपना रवैया, अपनी सोच का पूरा तरीका बदलना होगा। कैफे में सारी मिठाइयाँ खरीदना तो बस एक अतिरिक्त लाभ था, लेकिन मैंने कर दिखाया। मैंने सबकी भावनाओं को नजरअंदाज किया। मैंने नफरत भरी निगाहों और गंदी टिप्पणियों को अनदेखा किया। मैंने एक फैसला लिया और तमाम विरोधों के बावजूद उस पर अमल किया। मैंने खुद को दूसरों से ऊपर रखने का पहला कदम उठाया, और मुझे अच्छा लगा। मुझे अपने कमरे की रसोई में सारी मिठाइयाँ रखने में 45 मिनट लग गए। मैं सब कुछ व्यवस्थित करना चाहती थी ताकि जब भी मुझे कुछ खाने की इच्छा हो, मैं आसानी से उसे ढूंढ सकूं। चीजों को अपने कमरे में इकट्ठा करना एक बात थी, और उन्हें व्यवस्थित रखना दूसरी बात। और जाहिर तौर पर, मेरा ओसीडी हावी हो रहा था। समय ही बताएगा कि क्या मेरे पास समय को रोकने और चीजों को ताज़ा रखने की क्षमता है। सच कहूं तो, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता भी, तो ये सोने पर सुहागा होता, या यूं कहें कि सोने पर सुहागा ही होता।
मैंने फ्रिज से चेरी चीज केक का एक टुकड़ा निकाला और दूसरे हाथ में अपने नोट्स और रंगीन मार्कर लेकर मैंने अपनी जगह छोड़ दी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। मैं एक बार फिर फर्श पर बैठ गया। मेरे चारों ओर मेरे नोट्स थे और मेरे हाथों में एक कांटा और केक था। अब काम शुरू करने का समय था। दूसरा चरण था एक खेत खरीदना, और अभी तक मुझे कोई भी खेत मेरी पसंद का नहीं लगा। मुझे फिलहाल दूसरे चरण को रोककर तीसरे चरण के बारे में सोचना होगा। मैं न तो बड़ी बाड़ लगा सकती थी और न ही ऐसे जानवर खरीद सकती थी जो उस जगह को भर सके जो मेरे पास अभी थी ही नहीं। मेरी अपनी जगह इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं किराने की दुकानों से लंबे समय तक खराब न होने वाला खाना और भविष्य में बोने के लिए बीज इकट्ठा करना शुरू कर सकती थी। दूसरे चरण के अंतर्गत ही, यानी सफलता के लिए खुद को तैयार करना, एक दूसरा उपसमूह था ऐसे बीज और रसोई के सामान खरीदना जो लंबे समय तक चल सके। इस दुनिया में मेसन जार नहीं थे, जो किसी भी जगह की सबसे उत्तम वस्तु होती है, लेकिन मैं उनके बिना भी रह सकती थी। शायद अगर मुझे मजबूर किया जाता। फिर भी मुझे चीजों को डिब्बाबंद करने के लिए सामान, फलों, सब्जियों और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए डिहाइड्रेटर और भविष्य के लिए भी ऐसी ही कई चीजों की आवश्यकता होगी। मेरी जरूरतों की सूची जितनी बार मैं देखता उतनी ही लंबी होती जा रही थी, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। फिलहाल पैसे की कोई समस्या नहीं थी और मैं चाहता था कि सब कुछ मेरे पास मौजूद हो ताकि बाद में मेरा जीवन आसान हो जाए। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, डिहाइड्रेटर, फ्रीज ड्रायर, चावल, आटा, सफेद चीनी, भूरी चीनी, आइसिंग शुगर, वेनिला, फल, सब्जियां, मांस, तेल और सॉस, ये सब मेरी इच्छाओं की सूची में शामिल थे। सौभाग्य से मैं केक खाकर पेट भर रही थी, इसलिए मेरी इच्छाओं की सूची, हालांकि लंबी थी, उतनी अव्यावहारिक नहीं थी जितनी हो सकती थी। जैसे जैसे रात धीरे धीरे छाने लगी, पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे और सन्नाटे में ढक लिया जो सूरज के डूबने के बाद ही आता है। मैं आंगन के दरवाजों की ओर बढ़ा, शीशे से टिककर खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। जहां मैं था वहां तारे नहीं थे। हाँ, शहर के प्रकाश प्रदूषण और बादलों के न होने के कारण मुझे पता था कि तारे जरूर होंगे, दुनिया के अंत का इंतजार कर रहे होंगे ताकि वे फिर से चमक सकें। मैं तो रात की शांति और सुकून में डूबी रहती थी, मानो कोई कंबल मुझे प्रेमी के आलिंगन में लपेटे हुए हो। रात में मैं एक अलग ही तरह से जीवंत हो उठती थी, जैसा दिन में कभी नहीं होती थी। रात मेरा अपना समय था। कुछ देर तक मैं खाली जगह को निहारती रही, फिर वापस अपने नोट्स और कल की योजनाओं पर लौट आई। मैं पहले जरूरी सामान इकट्ठा करूंगी, फिर खाने का सामान। मेरे पास एक योजना थी और अब बस उसे पूरा करना बाकी था। काफी समय बाद खुद को शांत महसूस करते हुए मैंने अपने कंबल निकाले और आंगन के दरवाजे के सामने आराम से लेट गई। रात के सन्नाटे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आगे क्या होगा और इसका मेरे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। अध्याय 5। रात के सन्नाटे में एक अकेला व्यक्ति सैनिकों की एक विशाल सेना के सामने खड़ा था। पूरी खामोशी में हजारों सैनिक सावधान मुद्रा में खड़े थे। भले ही उन्होंने सैन्य वर्दी न पहनी हो, न ही अपने देश का झंडा गर्व से अपनी बांह पर फहराया हो, लेकिन इससे उनकी ताकत और खौफ कम नहीं हो जाता था। कोई हिला नहीं, कोई हलचल या बेचैनी नहीं थी, यहाँ तक कि सांसों की आवाज भी रात के सन्नाटे को नहीं तोड़ पाई। वे सब वहीं खड़े रहे, देखते रहे, इंतजार करते रहे, ये जानते हुए कि जब समय आएगा तो मिशन के सामने उनकी जान या मौत का कोई मतलब नहीं होगा। उन्हें सर्वश्रेष्ठ लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था ताकि वे सर्वश्रेष्ठ बन सकें। कोई समझौता नहीं होगा। उन्हें मारने का प्रशिक्षण दिया गया था और यही उनका सबसे अच्छा काम था। उस अकेले व्यक्ति ने अपने अधीन मौजूद सैनिकों की ओर पीछे मुड़कर देखा, ये जानते हुए कि उनका जीवन उसके हाथों में है, उसके निर्णयों का उनके कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणाम पूरी तरह से उसी के कंधों पर होंगे। जैसे जैसे वे युद्ध के लिए प्रशिक्षण लेते थे, वैसे वैसे वह कमान संभालने का प्रशिक्षण लेता था और इस दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं था। सन्नाटा तब टूटा जब एक व्यक्ति स्थिर, लयबद्ध कदमों से उस अकेले व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा। वह सैनिकों के विशाल समूह के बीच से गुजरते हुए उनके द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण कर रहा था। यह मार्ग उसे यथाशीघ्र उनके नेता तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। जब वह आकृति काफी करीब आ गई तो उसने अकेले आदमी से कहा, सर, मुझे पता चल गया है कि वे कहाँ स्थित हैं। यहाँ से लगभग 100 मील दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ की तलहटी में 1549 सैनिक हैं जिनके पास कई वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त बंदूकें, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर और आपूर्ति है। खुफिया जानकारी के अनुसार वे संभवतः उस पर्वत श्रृंखला को स्थायी अड्डे के रूप में उपयोग कर रहे हैं और वहीं से सभी मिशनों को अंजाम दे रहे हैं।
आपके क्या आदेश हैं? काफी सारी चींटियां एक हाथी को भी गिरा सकती हैं। हमें उन्हें अभी कुचलना होगा, इससे पहले कि वे एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएं। 5 टीमें भेजो और उनका सफाया कर दो। इसे चुपचाप करो, मैं नहीं चाहता कि किसी और को इसके बारे में पता चले। मानो सब एक ही हों। उन्होंने सलाम किया, मुड़े और निकल पड़े। रात के अंधेरे में उनके कदमों की आहट बिल्कुल धीमी थी। अकेला व्यक्ति सबके चले जाने तक इंतजार करता रहा, फिर वह भी मुड़ा और गायब हो गया। बहुत काम करना था और समय बहुत कम था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। अपने आदमियों को छुट्टी देने के कुछ मिनट बाद वांग चाओ अपने अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए। सीधे थोसोक की मेज की ओर बढ़ते हुए वे बैठ गए और अपने निजी सहायक के अपने एकांत कक्ष के विशाल दरवाजे बंद करने का इंतजार करने लगे। कागजों के ढेर के बावजूद वांग चाओ के चारों ओर व्याप्त भव्यता और शक्ति का भाव कम नहीं हुआ। हाथ जोड़कर उन्होंने लुई वेई की ओर देखा, जो उन्हें अपनी रिपोर्ट देने के लिए तैयार खड़े थे। महोदय, लुई वेई ने बात शुरू करते हुए कहा, सनसेट कॉर्प्स का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और आपके हस्ताक्षर का इंतजार है। वर्तमान सीईओ के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के बाद धोखाधड़ी, कर चोरी और रिश्वतखोरी के आरोप में उन्हें 10-15 साल की जेल हो सकती है। वांग चाओ ने जवाब दिया और अपने सामने पेश किया गया पहला फोल्डर खोला। अनुबंध की शर्तों और नियमों को जल्दी से पढ़कर उसने नीचे अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया और सनसेट कॉर्प्स का भविष्य तय कर दिया। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था। मल्टीमीडिया कंपनी पर कब्जा करने के पीछे उनका कोई द्वेष या बदला लेने का इरादा नहीं था। वे बस अपनी कंपनियों का विस्तार करने के लिए इसे हासिल करना चाहते थे। उन्होंने भले ही सेना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो और सबसे कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले जनरलों में से एक बने हों, लेकिन व्यापार जगत की जटिलताओं में ही उनकी प्रतिभा झलकती थी। व्यापार जगत किसी युद्ध क्षेत्र की तरह था, जहां त्वरित और रक्तपात रहित जीत के लिए सूचना ही कुंजी थी। हालांकि वांग चाओ को कभी कभी अपने हाथों पर लगे खून की याद आती थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। लुई वेई ने अपने बॉस के हाथ से मूल फोल्डर निकाला और उसकी जगह दूसरा फोल्डर रख दिया। लुई यी को ब्लड मून मर्सिनरी संगठन का ऑपरेशन बेस मिल गया है। जैसा कि आप जानते हैं, उनके आदमी आज रात पुराने मास्टर के लिए खतरा बने संगठन को खत्म करने के लिए निकले हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वे किसी लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन के मोहरे मात्र हैं। नई जानकारी से पता चलता है कि वे सरकार के लिए एक गुप्त ऑपरेशन पर काम कर रहे हैं और पुराने मास्टर उनके शामिल होने का विरोध कर रहे थे। उनके खिलाफ हत्या का आदेश केवल उनके मुखर विरोध का परिणाम है। ऐसा भी लगता है कि उत्तर में एक गुप्त ऑपरेशन चल रहा है जिसे सरकार फंड कर रही है, लेकिन इसके बारे में और जानकारी मिलना असंभव है। हमारी हैकर्स की टीम जनरल ह्यून की गतिविधियों का पता लगाने के लिए इंटरनेट पर हर जगह खोज कर रही है। हमें अभी तक जो पता चला है वह है ऑपरेशन हाइड्रा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसमें क्या शामिल है। फिर से वही गहरी कर्कश आवाज आई। महोदय, अगर मैं पूछ सकता हूँ, लुई वेई ने बात शुरू की। जल्दी करो और पूछो। जी हाँ महोदय, एक बार जब सैनिक ब्लड मून बेस पर कब्जा कर लेंगे तो उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मुझे सुनसान इलाके में जमीन की कोई जरूरत नहीं है। जमीन के एक इंच की छानबीन करो, कुछ भी मत छोड़ो और जो कुछ भी मिल सके ले आओ। उसके बाद मजदूरों से जमीन साफ करवाकर उसे बिक्री के लिए रख दो। इससे मुनाफा कमाना हमारे लिए बेकार पड़े रहने से बेहतर होगा। समझ गया महोदय, मैं आपके आदेशों की जानकारी अपने आदमियों को दे दूंगा, लुई वेई ने कहा। बाकी की जानकारी यहीं छोड़ दें, आप जा सकते हैं। लुई वेई ने झुककर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गया। वह जानता था कि जब उसके बॉस का मूड खराब हो तो वहां रुकना बुद्धिमानी नहीं होगी। आखिरकार उसने कोई ऐसी नई जानकारी तो दी ही नहीं थी जो बॉस को पहले से पता न हो। कभी कभी सहायक का काम बहुत तनावपूर्ण होता था। वांग चाओ ने अपनी कुर्सी घुमाकर पीछे की खिड़कियों से बाहर देखा। हल्के लाल रंग के पर्दों से घिरे आसमान में रात और भी शांत दिख रही थी। दुर्भाग्य से वांग चाओ जानता था कि यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। वह अपनी डेस्क से उठा और कमरे के एक तरफ बनी किताबों की अलमारी की ओर चल पड़ा, जहां विस्की का एक बड़ा गिलास रखा था। उसने अपने लिए एक गिलास विस्की डाली और खिड़की के पास लौट आया, ये समझने की कोशिश करते हुए कि पहेली के सभी टुकड़े कहाँ फिट होते हैं। हालांकि उसके पास केवल एक ही सवाल था जिसका जवाब वह नहीं दे पा रहा था। आखिर ऑपरेशन हाइड्रा क्या था? धन्यवाद दोस्तों मेरी स्टोरी सुनाने के लिए।
मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी बेहतरीन स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊं। बाय बाय, शुक्रिया।